नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आज दशहरा है और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज दशहरे के दिन जो है वो 2 सेशन हम नहीं कर पाए और हमने आपसे कहा था कि हम कोई छुट्टी नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकल इशू के चलते जो है 12 बजे और 3 बजे वाला सेशन नहीं हो पाया। 3 बजे वाला सेशन शुरू भी किया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। 2 मिनट बाद ही कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई और उसके कारण हमें सेशन को बीच में ही जो है वो बंद करना पड़ा। तो इसके लिए तो खेद प्रकट करते हैं और आप सबका एक बार फिर से राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको और आपके परिवार वालों को सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और इस दशहरे के दिन एक छोटा सा कार्य हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं कि अपनी किसी एक गलत आदत का हम त्याग कर सकते हैं। रावण दहन करने से कुछ नहीं होगा। रावण दहन करना परंपरा है ताकि हम लोगों को याद दिला सके कि सत्य की ही जीत होती है, अच्छाई की ही जीत होती है, सही कर्म करने से ही हमें विजय प्राप्त होती है। और हम में बहुत सारे रावण हमारे शरीर में है, हम में बहुत सारे रावण हैं, तो उन्हीं बहुत सारे रावणों में से हम तय करें कि हर दशहरे को हम एक एक रावण का त्याग करें। तब भी अगर एक एक बुराई भी हमसे कम होती जाती है, एक एक गलत आदतें अगर हमसे कम होती जाती है, तो भी एक दिन ऐसा समय आ सकता है कि आप 70-80 साल का हो जाऊंगा और आपने में कोई बुराई नहीं रहे। प्रयास करने में क्या लगे है। चलो आज आप प्रयास करा कि आप जो है वो जो भी कमी है बा मुंह एक कमी त्याग कर दिया। कोई ने बताने की जरूरत को नहीं है, अपने आप नहीं पता है थार में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है। तो आप आपकी जगह एक एक कोई भी बुरी आदत को जगह त्याग आज के दिन कर सका। हाँ, अगर थे चाहो तो कैसे हैं आप? चिड़कला कैसे हो तुम? सुमन कैसे हैं? ममता स्वामी, राम स्वरूप जी, इंदु जी, इंडियन आर्मी गौतम, बहुत दिनों के बाद आए हो। जय हिंद जय भारत, कैसे हैं आप? एस चौधरी जी, स्वागत आपका। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन का। प्रिया यादव, ज्योति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज कोई भी कहीं पर भी इस तरीके से मैटर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मैटर मिल सकता है, इससे बुरा भी मैटर मिल सकता है, बेहतरीन मैटर भी मिल सकता है, लेकिन बात आ रही है कि पूरा मैटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात क्या है कि पूरा जितना सिलेबस है उस सिलेबस को क्रम वाइज सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहां पर राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार जो कि आपका ही है, यहां हम यही प्रयत्न करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि हम जो आपको करवाते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ है, बट हम जो करवा रहे हैं वो उतना जरूर अच्छा है कि आपको सफलता तक लेके जाए और सारा का सारा ऑथेंटिक बुक के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो विश्व के टॉपिक हैं, ये रीट मुख्य परीक्षा लेवल द्वितीय एसएसटी के अंदर सबसे बड़े जो है वो क्या थे, सरदर्दी बने हुए थे बहुत सारे बच्चों की। और आज मैं कल जब मैं ये टॉपिक करने का प्रयास कर रहा था कि यार अपन टॉपिक करवा रहे हैं, कोई गाइड भी नहीं है, केवल सिलेबस लेके बैठे हैं और टॉपिक अपने सामने है, सिलेबस से टॉपिक करवाना है बिना गाइड के, तो कैसे करें कैसे ना करें। तो फिर अपना तो देखो सबसे मजबूत सहारा फिर दिमाग काम करा कि नहीं, बाकी सब एनसीईआरटी से करते आ रहे हैं तो एनसीईआरटी पर ही पूरा भरोसा रखेंगे और फिर कक्षा 8 में पहुंचे। हालांकि मैंने आपको कक्षा 6 से लेकर और 10 तक का भूगोल, कक्षा 6 से लेकर 8 तक का इतिहास, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पॉलिटिक्स साइंस, ये एनसीईआरटी की जो 6 से 10 तक की पुस्तकें हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चन पहले ही करवा रखे हैं रीट 2022 में, लेकिन वो सारे नहीं पढ़ने हैं। अभी जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, यानी अभी जो संडे आने वाला है, उस दिन मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि हमें क्या क्या एनसीईआरटी से पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है। अभी आपने देखा कि हमने इकोनॉमिक्स का जो पार्ट किया पूरा का पूरा वो हमने एनसीईआरटी से किया, कौन सी बुक से किया वो भी मैंने बताया।
पॉलिटी का पार्ट हमने एनसीईआरटी से किया, और आज हम जो विश्व के दोनों टॉपिक पढ़ रहे हैं, विश्व की कृषि, ये भी हमने एनसीईआरटी से किया है, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। देखिए ये जो विश्व के टॉपिक हैं, दो टॉपिक हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे जितने भी मेरे जो साथी हैं, मैंने उनसे बहुत ज्यादा इस पे विश्लेषण किया, और उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है पूरा वो कितने देशों का याद रख पाओगे आप, मुझे नहीं लगता कि रखा पाएगा। तो उन्होंने हमने सबने मिलकर ये फिर डिसीजन लिया कि हमें एनसीईआरटी ही करना चाहिए, और हम आपको एनसीईआरटी करवा रहे हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर विश्वास हो तो ये 2 चैप्टर जो आपके हैं, विश्व की कृषि, विश्व का औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, इसके बाद एक 2 टॉपिक और है, ये यूनिट तो पूरी हो जाएगी आज, बस एनसीईआरटी पढ़ लेना आपका। अगर इन दोनों यूनिटों से, यानी विश्व वाली जो यूनिट है, उनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% यहीं से आएगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और चर्चा करते हैं विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं। और इस क्रम में हम जो चर्चा करेंगे वो किससे करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल, चैप्टर नंबर 5 उद्योग। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है उद्योग, और हम भी चर्चा कर रहे हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की, कि विश्व के अंदर जो है वो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक को करने के लिए सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट कौन सा भी नहीं है। एनसीईआरटी कौन सी बुक है आपके पास? मेरे पास जो बुक है वो वर्तमान 2022-23 का जो सेशन चल रहा है ना, अभी जो आपके वर्तमान में जो सेशन चल रहा है 2021-22 या 22-23 जो भी सेशन चल रहा है, वो ही बुक मेरे पास है। वर्तमान में आपकी जो भी स्कूलें हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं राजस्थान के अंदर और भारत में, अगर आप एनसीईआरटी आपके यहाँ पाठ्यक्रम लगा है तो किसी भी 8वीं क्लास के बच्चे से, 10वीं क्लास के बच्चे से पूछ लेना कि भैया तुम्हारी एक बार 8वीं क्लास की बुक दिखाना रे, मैं देखता हूं कि 8वीं क्लास का 5वां चैप्टर उद्योग है कि नहीं है। वो ही है, ठीक है, ठीक है। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। चलिए, एक छोटा सा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप सब, हम जितनी, देखो मेहनत, हर कोई भी अगर काम करते हैं तो आपको पता है मेहनत तो लगती है, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आप तक बेहतरीन से बेहतरीन डाटा पहुंचे, आपका पूरा सिलेबस हो, इसलिए हम रात दिन आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं और डेली के 4 सेशन आपके लिए कर रहे हैं। तो छोटा सा, देखो जितनी मेहनत हो रही है उतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। आज थोड़ा सा लंबा सेशन लिया है, शुरुआत के लगभग 9 मिनट मैंने आपसे ले लिए हैं, तो ये 9 मिनट में आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपना प्यार हमारे प्रति और जाहिर करें। दशहरे का समय है, दीपावली का समय है, टारगेट है कि दीपावली तक या फिर नए वर्ष तक, कम से कम आप अगर देना चाहते हैं तो दीपावली के, मैं चाहता हूं, ये मेरी ऐसे इच्छा है कि दीपावली तक अपना जो परिवार है वो 2 लाख का हो जाए। तो थोड़ा सा और शेयर करें, और कहीं पर भी कमी है तो आप कमेंट करें, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कैसे और सुधार करें, ये आप जरूर सजेशन जो है वो दे सकते हैं। आइए शुरुआत करें, 10 मिनट हमने आपके ले लिए हैं, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कभी कभी चर्चा कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 उद्योग। देखिए, उद्योग क्या है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योग 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है उद्योग? वस्तुओं का उत्पादन करना। दूसरा, खनिजों का निष्कर्षण यानी भूमि से, खानों से खनिज को निकालना। तीसरा, सेवा क्षेत्र में आ सकता है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, यातायात, परिवहन, ये सब जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग
कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, और पर्यटन सेवा देने से संबंधित क्या है, उद्योग है। देखो, लोहा और इस्पात उद्योग कैसा हो गया, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित। कोयला खनन उद्योग जो है वो कोयले को धरती से निकालने यानी निष्कर्षण उद्योग हो गया। और तीसरा जो हो गया पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग हो गया, यानी पर्यटन जो है वो सेवा से संबंधित उद्योग है। तो निष्कर्षण उद्योग हो गया, उत्पादन उद्योग हो गया और सेवा उद्योग हो गया। 3 तरीके से हम जो उद्योगों को पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं किया कि हमने निजी, और चलो कोई बात नहीं है, मैंने तो पूरा आपको जो है ना सारणी बना के दी है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पीडीएफ देख लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आपके थोड़े समझने में दिक्कत आ गई है। जो उद्योगों की हमने आपको लिस्ट दी थी कि सार्वजनिक उद्योग कौन से हैं, निजी उद्योग कौन से हैं, तो उसमें मैंने आपको पूरी एक सारणी बना के दी। उस सारणी को ध्यान से दिमाग में बिठा लो, पूरे की पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि लुगदी से कागज बनाना, कागज से पुस्तिका बनाना। विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी, कि विनिर्माण उद्योग में क्या होता है, वस्तु का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। किसान ने अपने खेत में गेहूं पैदा किया, गेहूं को व्यापारी जो है वो खरीदते हैं, उद्योग वाले खरीदते हैं और उस गेहूं को पीस के आटा बना देते हैं, आटे को बेचा जाता है, यह भी विनिर्माण है। उसी आटे से फिर जो है बिस्किट बनाए जाते हैं, यह भी विनिर्माण है। उसी आटे से फिर ब्रेड बनाई जाती है, यह भी विनिर्माण है। तो ये क्या है, विनिर्माण होते हैं, जिससे एक प्रोडक्ट से उसका रूप परिवर्तित करके जो है वो फिर से सेल किया जाता है। विनिर्माण उद्योग जो है वो कहलाता है। इसके बाद देखिएगा आपके सामने आता है उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, जिनमें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, खेतों से प्राप्त होता है। खनिज आधारित जो है वो उद्योग हो सकते हैं। समुद्र आधारित उद्योग हो सकते हैं, जैसे फिश वगैरह से संबंधित। और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं, जैसे वनों से वस्तुएं लाना और उनको बेचना। तो कच्चे माल की आपूर्ति के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित जो है वो उद्योग होते हैं। इसी प्रकार अगर हम कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो कृषि माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योगों के क्या है, उदाहरण हैं। जैसे कि बेसिक बात है, गुरुजी अत में जाना थे तो माने विश्व की बात बताओ। आगे विश्व की बात आओगी कि भाई विश्व का कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, आगे आओगे धीरे धीरे ठंडो करके खानो पड़ेगा अपन, ठीक है। बिल्कुल पॉलिटी की मैराथन क्लास बनाएंगे, थोड़ा सा समय मिलने दो, क्योंकि सारे वीडियो फिर से डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर उनको एडिट करके और एक वीडियो में रेंडर करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। एक नेक्स्ट 2-3 दिनों में इस प्रकार का कार्य हम करेंगे जल्द ही, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। इसके बाद बात करते हैं तो खनिज आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं। प्राथमिक उद्योग है खनिज आधारित उद्योग, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, जैसे भूमि से राजस्थान की खेतड़ी में तांबा निकलता है, तो तांबा जो निकलता है वो अन्य उद्योगों के लिए क्या है, कच्चा माल है। जैसे खेतड़ी से क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला गया। एक कंपनी है जो वायर बनाती है, उसके लिए वो कच्चा माल हो गया। यही कहा गया है कि ये भी क्या है, प्राथमिक उद्योग ही है। और जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं।
अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद है। अयस्क से निर्मित लोहा जो है वो खनिज आधारित उद्योगों का क्या है, उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा क्या है, कच्चा माल है जो अनेक फैक्ट्रियों के लिए जो है क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि भारी मशीनें बनाना, भवन निर्माण करने के लिए सरिया सामग्री, रेल के डिब्बे बनाना, रेल की पटरी बनाना, गाड़ियां बनाना, बहुत सारे उद्योगों के लिए लोहा क्या है, कच्चा माल है। क्या है, कच्चा माल है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो देखिए आकार के आधार पर अगर हम उद्योगों की चर्चा करते हैं कि आकार के आधार पर उद्योग कौन से हैं, तो लघु उद्योग हो गया आपका, वृत्त उद्योग हो गया, एक इसके बीच का उद्योग आता है जिसे मध्यम उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। लेकिन जनरली यहां आपकी एनसीईआरटी में दो ही उद्योगों की चर्चा की गई है। कुटीर और घरेलू उद्योग छोटे आकार के उद्योग हैं। इसमें कम पूंजी, कम उत्पाद हाथ द्वारा, कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात आप देखना कि हम जो आपको करवा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ पे लाके पटका है। हमने उस एनसीईआरटी के चैप्टर, अगर आप कोई भी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ोगे, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी में क्या किया गया है, हर चीज को कहानी के रूप में जो है वो इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग बने, बच्चों के लिए वो रुचिकर बने। लेकिन वो बच्चों के लिए तो रुचिकर है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, टाइम खराब करने वाली चीज है। तो हमने क्या किया कि एनसीईआरटी से जो भी चीजें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है उन्हीं को अलग निकाला है, बाकी सारी कहानियों को छोड़ दिया है। इसके अलावा हमने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर इस चैप्टर के या इससे पहले वाले चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन करना चाहो तो आप एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन भी देख सकते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अब देखिए वृत्त उद्योग की बात कर रहे हैं हम, लघु उद्योग में बात करते हैं तो लघु उद्योग जो है उन्हें कुटीर या घरेलू उद्योग भी कहते हैं। इनका आकार छोटा होता है, बहुत ज्यादा इसमें पैसा नहीं लगता है। आपके पास अगर 15, 20, 30, 50 हजार रुपए है तो आप जो है वो इस प्रकार का उद्योग कर सकते हैं। जैसे कि प्लेट बनाने का उद्योग, जैसे आप शादी विवाह में जाते हो ना, चाउमीन खाते हो जिसमें गोलगप्पे खाते हो, गोलगप्पे वाले के पास जाते ही, हम जब छोटे थे तो गोलगप्पे खाने जाते थे तो हमें स्टील की प्लेट देता था वो। आजकल स्टील की प्लेट नहीं रखते हैं, आजकल वो कागज वाली प्लेट रखते हैं। भाई जी गोलगप्पा खुआओ, कागज वाली प्लेट देंगे, आप गोलगप्पे खाओगे, प्लेट को ऐसे मोड़ा और कूड़ेदान में फेंक के आ जाओगे। तो ये प्लेटें बनाने का उद्योग हो गया, है ना। शादी में जाते हो तो वहां पर एक बड़ी प्लेट भी होती है, वो बनाने का उद्योग हो गया। बहुत सारे अगरबत्ती बनाने के उद्योग, बहुत सारे जो है वो छोटे उद्योग हैं जिनको आप कम पूंजी में ही क्या कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो। इनके लिए आपको जो है वो ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, उत्पादन भी कम होगा, पूंजी भी कम लगेगी, उत्पादन हाथ द्वारा ज्यादा होता है, यहाँ पर मशीनों का कम उपयोग होता है। जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु उद्योग में आते हैं। वृहद उद्योग की बात करते हैं तो बड़े उद्योग स्थापित करने हैं आपको। जी थे कर दो गुरुजी में तो गाड़ी बनाने की कंपनी खोलेंगा तो पैसा चाहिए भाई, बड़ा पैसा, बड़ा काम, बड़ा पैसा, सीधी सीधी बात। तो ज्यादा पूंजी, बड़े पैमाने पे उत्पादन, उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। ऑटोमोबाइल हो गया आपका, भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग में जो है वो आता है। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर अगर देखते हैं तो स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के उद्योग होते हैं कि नहीं होते। जैसे कि निजी क्षेत्र के उद्योगों की बात करते हैं तो इनका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के पास होता है या व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो इनका समूह करता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने गांव में जो है वो क्या बना लिया, एक सूती वस्त्र का मिल बना लिया, है ना, या फिर दरी बनाने का छोटा सा आपने अपने गांव में क्या बना लिया, कारखाना बना लिया। उसमें गांव की जो महिलाएं हैं और गांव के जो ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, कम पढ़े लिखे हैं, उनको आपने कहा कि भाई आप मेरे यहाँ आओ और आप क्या करो, दरी बनाओ।
ये क्या हो गया, आपका निजी उद्योग हो गया, पर्सनल उद्योग हो गया, इसका प्रॉफिट आप कमाएंगे। अब ये आप इसमें एक व्यक्ति भी मालिक हो सकता है, इसमें 5 व्यक्ति भी मालिक हो सकते हैं, 10 व्यक्ति भी मालिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को निजी, प्राइवेट या पर्सनल तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राइवेट उद्योग कहते हैं इसको। इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र में इनका स्वामित्व, जैसे प्राइवेट स्कूल है वो भी क्या है, एक निजी उद्योग ही है। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, क्योंकि सार्वजनिक है तो सरकारों का होता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, बीएसएनएल हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं, रेलवे हो गया। इसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र का उपकर, इसका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्या होता है, जिसमें पब्लिक और सरकार यानी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां आपस में मिलकर काम करती है, संयुक्त क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है सहकारी क्षेत्र में। सहकारी क्षेत्र में जैसे डेयरी उद्योग हो गया आपका, ये सहकारी क्षेत्र का ही उदाहरण है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, इसका स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादों या आपूर्तिकर्ता कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि कौन सा उद्योग कहां होना चाहिए। इसकी जैसे आप देखोगे कि गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में ही है, तो हर दिमाग में वो क्वेश्चन आवे, गुरु जी गंगानगर में क्यों खोली, जयपुर में खोल लेता, सीकर में खोल लेता, चूरू में खोल लेता, आवे को नहीं आवे दिमाग में बात। इसका कारण क्या है, क्यों, कौन से वो कारण हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, कौन से वो कारण हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो शुगर मिल के लिए गन्ना जरूरी है, और हनुमानगढ़ गंगानगर में गन्ने की बहुत सारी खेती होती है, तो वहां से गन्ना तुरंत जो है वो मिल में ले जाया जाता है। अगर मान लीजिए कि गन्ना तो उत्पादन हो रहा है कहां पर, हनुमानगढ़ में, और मिल स्थापित कर दी आपने धौलपुर में, तो अब वो गन्ने वाला किसान बेचारा बेचने आएगा तो एक तो उसका गन्ना सूख जाएगा, उसको ज्यादा परेशानी होगी, और मिल को भी ज्यादा परेशानी होगी। देखो, जितनी जरूरत किसान को अपना गन्ना बेचने की है, उतनी ही जरूरत मिल को गन्ने की है, क्योंकि गन्ने के बिना चीनी कैसे बनेगी। तो गन्ना मिल अगर गन्ना खरीदेगी तो उसे गंगानगर आके गन्ना खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जिस क्षेत्र, जिस उद्योग के लिए जो स्थिति अच्छी होती है वहीं पर उसको स्थापित किया जाता है। तो गन्ने का उत्पादन हनुमानगढ़ गंगानगर में हो रहा है, तो शुगर मिल भी वहीं पर हमने जो है वो स्थापित कर दी है। देखिए, संचार के साधन, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी, बाजार, कच्चा माल और जल आदि जो है वो उद्योगों की स्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। राजस्थान में हमेशा ही जो है वो विद्युत की कमी रही है। जो आप देखोगे आज टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी कार बनाती है, महिंद्रा कंपनी कार बनाती है, और बहुत सारी मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कारें बनाती है। लेकिन राजस्थान में एक भी कार का प्लांट नहीं है। गुजरात जाओगे तो वहां पर टाटा का कार का प्लांट है, आप वहां दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर अधिकतर कंपनियों के जो कार प्लांट है वो दक्षिण भारत में है, या ऐसे स्थान पर है जहां सरकारें उनको सुविधा देती है और हर तरीके की उनको जो है वो जो भी उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन राजस्थान में अगर आप पढ़ोगे कि राजस्थान में बड़े उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, तो इसमें एक तो सरकारी जो योजनाएं थी वो हित में नहीं थी, दूसरा राजस्थान के अंदर विद्युत की कमी रही हमेशा ही, और विद्युत की आपूर्ति के अभाव में कोई भी उद्योग होगा उसको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर नहीं मिली, इसलिए राजस्थान में बड़े उद्योगों की आज भी कमी रहती है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं। यहां से औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले हमने उद्योगों की बात की। तो औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, ये क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश हैं जो मुख्य हैं।
इसके बाद बात करते हैं तो अधिकांश उद्योग जो है वो किस क्षेत्र में है। अधिकांश जो उद्योग है, पूरे विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, ये पूरे विश्व के उद्योगों की बात हो रही है कि विश्व के अंदर जो ज्यादातर उद्योग है, अधिकांश का अर्थ क्या होता है, ज्यादातर जो उद्योग है वो कहां है, शीतोष्ण कटिबंध में है और समुद्री तटों पर है। समुद्री तटों पर क्यों है भाई ज्यादातर उद्योग, बताओ। ज्यादातर जो अधिकांश जो उद्योग है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। उष्ण कटिबंध में उद्योगों की संख्या जो है वो क्या है, कम है। शीतोष्ण कटिबंध में उद्योगों की संख्या ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है। और समुद्री तटों पर, क्योंकि समुद्र के जरिए जो है वो यातायात काफी ज्यादा सस्ता होता है, तो उद्योग जो होते हैं वो अपना, जैसे आप देखोगे मुंबई जो है वो एक तरीके से भारत की औद्योगिक राजधानी है। भारत की वैसे तो राजधानी क्या है, दिल्ली है, लेकिन अगर औद्योगिक राजधानी आपसे पूछे तो कौन है, मुंबई है। और मुंबई क्यों है, इसका भी कारण क्या है, क्योंकि मुंबई का समुद्र तट से जो है वो सीधा सीधा संपर्क रहता है, तो ज्यादातर बड़े बड़े उद्योग मुंबई में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं तो मुंबई पुणे समूह हो गया, बेंगलोर हो गया, इसके बाद तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर प्रदेश हो गया। ये प्रदेश का मीन क्या है, आपने गुरुजी हमारे टॉपिक में गुरुजी ये बताओ प्रदेश क्यों लिखा, ये कह देते कि प्रमुख औद्योगिक स्थान बताइए। प्रदेश का अर्थ क्या हो गया कि एक साथ, जैसे ये एक क्षेत्र हो गया है ना, यहां पर आपकी जो है वो क्या है, टायर बनाने की कंपनी है, यहां पर आपकी एक टाटा कंपनी की जो है वो गाड़ी बनाने की कंपनी है, यहां पर जो है एक शीशा बनाने की कंपनी है, यहां पर जो है वो सीट होती ना गाड़ी में, सीट पे जिसपे हम बैठते हैं, तो सीट बनाने की कंपनी है। अब देखो, अगर टाटा कंपनी को कार बनानी है, अगर टाटा कंपनी को क्या बनानी है, अगर कार बनानी है तो उसको क्या चाहिए, उसको टायर भी चाहिए, तो टायर उसको यही मिल गए, उसको ग्लास भी चाहिए आगे शीशे पे खिड़की पे लगाने के लिए, वो भी यहीं मिल गए, उसको सीट चाहिए वो भी यहीं मिल गई, उसको लोहा चाहिए तो लोहे की भी कंपनी यहीं है, तो वो भी यहीं मिल गया। तो ये जैसे एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष के अंदर, जैसे मान लो 100 किलोमीटर का दायरा हो गया, 500 वर्ग किलोमीटर का दायरा हो गया, 1000 किलोमीटर का दायरा हो गया, उस क्षेत्र के अंदर, एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो आपस में एक दूसरे से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या होती है, आश्रित होती है, संबंधित होती है, और सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है। देखो, सब अपना अपना काम करेंगे, जैसे एक परिवार में 5 भाई होते हैं, है ना, और वो सारे एक ही घर में रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है ना, एकल परिवार तो नहीं कहेंगे उसको। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे के लिए वो कार्य भी करती है, तो एक स्थान पर आ जाती है, तो ये क्या हो गया, औद्योगिक प्रदेश हो गया। क्या हो गया, औद्योगिक प्रदेश हो गया। तो मुंबई पुणे समूह हो गया, बेंगलोर, देखो जितनी भी आईटी से संबंधित है, राजस्थान में जितने, जैसे उत्कर्ष बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ना पढ़ाई के मामले में, राजस्थान का सबसे बड़ा जो एजुकेशन चैनल कह लीजिए यूट्यूब पर, या फिर राजस्थान में सबसे बड़ा जो एजुकेशन के क्षेत्र में, ऑनलाइन के क्षेत्र में कार्य करता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का भी जो ऐप वगैरह है वो सब कहां से संचालित होता है, बेंगलोर से होता है। उनका भी जो आईटी क्षेत्र का जितना भी काम होता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितना भी काम होता है, वो सारा का सारा बेंगलोर होता है। तो टेक्नोलॉजी की राजधानी हो गई बेंगलोर, टेक्नो राजधानी क्या हो गई, बेंगलोर हो गई। इसी प्रकार से देखिए, पापा का चिड़कला ब्लॉक करते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे तो भैया कोई भी बच्चा जो फालतू के कमेंट ना करे, और वैसे भी मैं कमेंट देखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है भैया,
ज्यादा सही रहेगा कि आप अपने टॉपिक पे ध्यान दो और टॉपिक को पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। ताकि आपके घर वाले बाद में, मान लीजिए कई बच्चे इधर कमेंट करते रहते हैं, सबके पास फोन है, आपकी मम्मी के पास भी फोन है, पापा के पास भी फोन है, सबके पास फोन है, तो इधर आप कमेंट कर रहे हो, उधर आपके पापा देख रहे हैं, मान लो छोटे कमेंट कर रहे, पकड़ के आके इधर बाल पकड़ के घुमा जाएंगे, देख लेना। फिर कहोगे मुझे पीट दिया गया। आजकल क्या है कि अध्यापक को घर पे आके पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सबके पास फोन है। अब मान लो हो सकता है कि एक ही परिवार में 2-3 लोग के सामने वीडियो आ जाता है अचानक, और वो देख रहे, इधर देख रहे, तो आप लोग छोड़ो, ये गए आके पीट डाले आपको। तो इससे थोड़ा सा जो है वो बच के रहो, और अपने, आप तो अध्यापक बनने जा रहे हैं तो अपने कमेंटों पे थोड़ा ध्यान रखो, और ना करो कमेंट करो कोई टॉपिक से समझे तो अच्छा ज्यादा लगेगा। प्रमुख प्रदेशों की बात करते हैं, और तो विशाखापट्टनम गेटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम गेटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव पहले था, अब तो इसको गुरुग्राम कर दिया गया, आपको पता है। मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? एक लाइन आई है आपके एनसीईआरटी में, सनराइज उद्योग, जो उभरते हुए उद्योग हैं, जो नए उद्योग हैं, और जो अभी अभी अपनी शुरुआत की है, जैसे उगता हुआ सूर्य। सनराइज उद्योग मीन क्या होता है? उगता हुआ सूर्य होता है। तो उगता हुआ सूर्य यानी ऐसे उद्योग जो अभी अभी क्या है, प्रोग्रेस करने लगे हैं। इसके बाद एक औद्योगिक विपदा भी होती है। औद्योगिक विपदा क्या होती है? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कई बार क्या होता है कि उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं घट जाती है, और इस तरह की भारत की सबसे बड़ी जो दुर्घटना है, ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं है, देखो ऐसे नहीं कह सकते हम, नाम लेना ना लेना वो तो एक उदाहरण के तौर पे लिए। आपने उत्कर्ष का कोर्स लिया, आपको नहीं समझ में आया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्कर्ष आपको अच्छा नहीं पढ़ाता है। देखो हर चीज जो है वो हमें समझ में आई, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या वो बुरा पढ़ा रहा है। भाई ये कह सकते हैं कि देखो जी, मेरे तो इनकी बात समझ में नहीं आई, तो हम किसी और से समझ लेते हैं। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सभी बेस्ट ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। औद्योगिक विपदा क्या है? आपको याद है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड के नाम से इसको जाना जाता है। यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। और भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। क्या घटना हुई यहां पर? भोपाल के अंदर क्या था? भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट था गैस का, और इस गैस प्लांट से रात को 12:30 पर जो है वो कुछ गैसों का रिसाव हो जाता है। यानी बड़े बड़े कंटेनर जहां पर गैसें बंद रही थी, वहां पर कुछ टेक्निकल एरर के कारण या मानवीय भूल के कारण या किसी ना किसी कारणवश जो है वो क्या हो जाता है, कुछ गैस जो है रात को लीक हो जाती है और एनवायरनमेंट में वो मिक्स हो जाती है। और इतनी भयंकर खतरनाक गैस होती है कि इस हादसे में, इस दुर्घटना में 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है, तो इसका डबल कर लो, 70,000 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू सरकार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और हजारों की संख्या में लोग जो है वो क्या हो गए, इस बीमारी के शिकार हो गए। और आज भी उस समय के जो लोग हैं उनमें अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना और अनेक प्रकार की जो विकृतियां हैं, उनके शारीरिक विकृतियां, वो उनमें जो है पाई जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का जो है वो लीकेज हुआ था? तो इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक का कारखाना था, जो हम खेत में छिड़कते हैं ना कीटनाशक वगैरह, इनका एक कारखाना था। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड क्या होता है, जहर होता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड
क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन साइनाइड और एक मिथाइल आइसोसाइनाइड, इन दोनों गैसों का क्या हो गया, रिसाव हो गया, और ये क्या हो गई, गैस एनवायरमेंट में फैल गई। तो इससे हुआ क्या कि पूरा जो भोपाल क्षेत्र था उसके एनवायरमेंट में ये गैस फैल गई, और ये इतना जल्दी फैली गैस है, हवा के साथ फैल गई। लोग रात को सो रहे थे, 12 बज रहे थे, 12:30 बजे लोग तो चैन की नींद सो रहे थे, सो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और लोगों की मृत्यु होने लगी। अचानक अफरा तफरी जो है वो मच जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिएगा, हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन वगैरह से क्या है, ये शिकार हो गए। प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं तो विश्व के प्रमुख उद्योगों में लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आता है, सूती वस्त्र उद्योग आता है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आता है, ये सारे क्या है, प्रमुख उद्योग है। देखो ऑनलाइन में, अब देखो एक समय ऐसा था 2019, 20 और 21 का, यानी 19, 20 और 21, 3 साल ऐसे थे कि हर जितने भी यूट्यूबर थे जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, सब ने अपना ऐप बना डाला। मेरे पास भी 2000, अभी भी मेरे पास लगभग हर सप्ताह में 5-7 बार कॉल आ जाता है, सर हम आपका ऐप बना दें, हम आपका ऐप फ्री में बना देंगे, आप हमें इतना % जो है वो कमीशन दे देना। बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, लेकिन हमने 2019 से ही मना कर रखा था कि हमें ऐप बनाना नहीं, और हमने आपसे वादा किया था कि हमारा कभी ऐप नहीं होगा। अब देखो ऐप तो बना लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उनके पास, तो अब क्या है, राजस्थान में लगभग जितने भी ऐप है ना, ऑलमोस्ट जो 95% एप्लीकेशन है उनमें जो वीडियोज आते हैं वो ऑफलाइन ही आते हैं। यानी एक बार वो रिकॉर्ड करा लिया, जैसे मेरे जैसे टीचर को पकड़ा और उसको कहा कि भैया तुम क्या पढ़ा दोगे, मैंने कहा गुरुजी साइकोलॉजी पढ़ा दूंगा मैं, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा मैं। अच्छा पढ़ा दोगे, ये लो, तुम कितने रुपए लोगे, कि मैं 500 रुपए घंटे के या 1000 रुपए घंटे का लूंगा। उसको पैसे दिए, उससे वीडियो रिकॉर्ड करवा लिए। अब जब भी हिस्ट्री का कोई टॉपिक आएगा तो वही चेप देते हैं, वो सीधी बात है। ये कोई एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, ऑलमोस्ट जो राजस्थान में सारे प्लेटफॉर्म है ना, सब बच्चों की ये शिकायत आती रहती है ना, हमने उनका ऐप लिया था, कोई कहता है हमने उनका ऐप लिया था। तो केवल जो नए टॉपिक होते हैं ना उन्हीं को तो नया करा देते हैं, बाकी क्या कर देते हैं कि 80-85% जो पुराने वीडियो है वो ही डाल देते हैं। लेकिन आप देखो ऑफलाइन वीडियो देखने से और ऑनलाइन वीडियो देखने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। टेक्नोलॉजी आ गई है अब, तो बच्चे क्या करता है, डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट रहना चाहता है कि कोई भी उसको इशू हो तो वो डायरेक्ट कनेक्ट रहे, तो इसलिए ऑफलाइन वीडियो में फिर मजा नहीं आता है ना। तो ये समस्या तो है ही। तो इसका सबसे अच्छा सही तरीका यही है कि अगर आपको पढ़ना है और पैसे लगाने भी है, भाई आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप चाहते हो कि गुरुजी मैं तो खुद नहीं पढ़ सकता और कोचिंग में जाके ही पढ़ूंगा, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में चले जाएं। वहां कम से कम टीचर आपके सामने तो रहेगा, वो भी आप अपनी मर्जी से तय करें। बाकी तो यूट्यूब पर सारा जो डाटा है वो पड़ा हुआ है, लेकिन आपको वहां पर थोड़ी मेहनत ज्यादा जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उद्योगों की चर्चा कर ली। अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है, इसके लिए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। लोहा उद्योग कहां कहां पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में भारत आता है, हांगकांग आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, जापान और ताइवान आता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर मध्यवर्ती कैलिफोर्निया है ना। आप एप्पल के फोन, आप में से कई बच्चे एप्पल का फोन यूज करते हैं जिनकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है। कुछ बच्चे ऐसा सपना रखते हैं कि हम भी एप्पल का फोन लेके आएंगे, तो एप्पल के फोन के डब्बे पे हमेशा लिखा आता है डिजाइन बाय कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया जो है वो किससे संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, आईटी से संबंधित है। जैसे भारत में बेंगलोर है, वैसे ही विश्व में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन
घाटी, इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सूचना प्रौद्योगिकी में, और भारत में बेंगलुरु जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी में। इसके बाद प्रगलन उद्योग में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसमें एस्को द्वारा गलनांक से अधिक ताप पर निष्कर्षण किया जाता है, यानी धातुओं को गलाकर और उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देना, क्योंकि जब एस्क निकलते हैं तो इसमें अनेकों धातु मिली हुई होती है। लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो यह एक पोषक उद्योग है। इसका उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अवसंरचना अधिक लगती है। 8 टन कोयला, 4 टन एस्क, 1 टन चूना पत्थर जब मिलता है, यानी 8 टन तो कोयला, 4 टन एस्क, ठीक है, लोहा एस्क, और 1 टन चूना पत्थर जब मिलाया जाता है तो इससे 1 टन इस्पात पैदा होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैंने सोचा लिख देता हूं आपके लिए। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है, निकल, तांबे की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली जाती है। यह उद्योग मेरुदंड कहलाता है, यानी लोहा उद्योग जो है, ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये बाकी उद्योगों के लिए क्या है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है ये, रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद देखो, भारत में इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो भिलाई इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेन ये तमिलनाडु में है। अब ये आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, गुरुजी विश्व का उद्योग ही पूछा गया, भारत को भी पूछ गए, तो टॉपिक का नाम है विश्व, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, भारत भी विश्व का ही तो भाग है, भारत भी तो विश्व का ही पार्ट है। विश्व का पढ़ेंगे तो भारत का भी आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात उद्योग कहां स्थित है, आप कहोगे गुरुजी छत्तीसगढ़ में, बस बात खत्म। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विश्व का ही पूछा जाएगा, विश्व का भी आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, ज्यादा इसमें चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बस बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि भाई लोहा इस्पात के लिए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इन 2-4 चीजों को जो मैंने रेड अक्षर में लिखे इनको याद कर लेना। जमशेदपुर की बात करते हैं तो 1947 के पूर्व केवल एक कारखाना था यहाँ पर जमशेदपुर में। 1947 से पहले केवल एक ही कारखाना था। इसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन व स्टील कंपनी शब्द था यहाँ पर, कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को जो है ये आता है। और इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, यानी पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, फिर सरकार ने इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण, यानी अपने हाथों में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिस्को की शुरुआत कब हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो 1907 में हुई। इसके बाद जो है वो ये जो स्थान था, पहले इसका नाम था सांकची, जो वर्तमान में जमशेदपुर है ना, इसका पुराना नाम क्या है, सांकची है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, जमशेदपुर कर दिया, क्योंकि जमशेद जी टाटा ने इसकी जो है वो स्थापना की थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया जमशेदपुर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। इसके बाद एक स्थान है विश्व के अंदर पिट्सबर्ग, क्या नाम है, पिट्सबर्ग नामक एक स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। जैसे भारत के अंदर क्या है, जमशेदपुर है ना, भारत के अंदर लोहा इस्पात के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जमशेदपुर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वर्ल्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्थान है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। यह जो है वो कच्चा लोहा के लिए प्रसिद्ध है, कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही जो है वो है। और लोहा एस्क मिनेसोटा, यहां पिट्सबर्ग के अंदर एक स्थान है मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा नामक स्थान है जहां लोहे की खानों से 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में है, यानी लोहे की जो खाने हैं वो कहां पर स्थित है, पिट्सबर्ग के अंदर मिनेसोटा नामक स्थान पर है। इसके बाद बात करते हैं तो टेक्सटाइल की बात करते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है
टोकीशिरे, क्या नाम है, टोकीशिरे से उत्पन्न हुआ है टेक्सटाइल, जिसका अर्थ होता है बुनना। जैसे कि टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। तो टेक्सटाइल जो शब्द है वो टोकीशिरे नाम के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना होता है। क्या अर्थ होता है, बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग जो है वो वस्त्र निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेसे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल होते हैं। रेसे यानी धागे। रेसे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक धागा कौन सा होता है, जैसे कि ऊन हो गया, सिल्क हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये नेचुरल धागा है। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना, एक्रिलिक और रेयॉन, ये सब क्या है, कृत्रिम धागे हैं। आप एक तो सूती वस्त्र पहनते हो, आपको ऐसे अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन वो ज्यादा चमकीला भड़कीला नहीं होता है। एक आप पहनोगे पॉलिस्टर के, नायलॉन के कपड़े, तो वो ज्यादा चमकीले भड़कीले होते हैं, लेकिन वो पहनने में सहज नहीं होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में जो है वो, यानी 18वीं सदी के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसका सबसे पहले जो प्रभाव जो था वो कहां पर पड़ा, ब्रिटेन में पड़ा, याद रखना। और इसके बाद जो है वो विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। यानी आधुनिक तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक, हालांकि 18वीं सदी से पहले भी भारत में वस्त्र बनते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, तो वो सूती वस्त्र के लिए आई थी और यहां से सूती वस्त्र ले जाकर विदेशों में बेचे जाते थे। लेकिन वो सूती वस्त्र बनते थे हाथ से। किससे बनते थे, हाथ से बनते थे। लेकिन 18वीं जो सदी आई, 18वीं सदी में विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। जैसे भारत में कृषि के लिए जो है वो, जैसे हरित क्रांति हुई, उसी प्रकार विश्व में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। और औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रभाव ब्रिटेन पे पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम जो है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर क्या हुआ, यहां से पूरे विश्व के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति फैली और दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। और आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र में महत्वपूर्ण उत्पादक रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो भारत में कालीकट, ठीक है, कालीकट, जहां वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, मछलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। पहला वस्त्र मिल जो है वो मुंबई में स्थापित हुआ था 1854 में। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत अन्य महत्वपूर्ण केंद्र थे सूती वस्त्र के। अहमदाबाद की अगर बात करते हैं तो 1859 में यहां पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े वस्त्र निर्माता नगर बन गया और अहमदाबाद को प्राय भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है इसे, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। और एक स्थान है ओसाका, क्या नाम है, ओसाका। ओसाका को क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कर ले या मानचेस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे तो, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, जापान का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका नामक स्थान जापान का ही एक स्थान है। और तारानगर से राम राम, क्या नाम है आपका, नाम तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी कौन सी भाषा है,
मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या पढ़ूं इसको, के बाद क्या है, कट्टू है कि क्या है, जो भी आपका नाम है, आपका तारानगर से ही बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठीक है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। हाल ही में सूती उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग भी लेते जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो है वो सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उद्योग हुआ। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाना है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन जितने भी संभावित क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं वो आपके सामने हमने रख दिए। आपसे ये पूछ लिया जाए जापान का मैनचेस्टर कौन सा है, किस देश में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र या वस्त्र क्रांति का प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन में पड़ा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो हमने सब आपको करवा दिए हैं। अब आपको देखो विश्व के टॉपिक में सबसे ज्यादा यहाँ स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि हम राजस्थान जीके का पढ़ रहे हैं, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड जीके पढ़ा ही नहीं, हमने तो इंडिया का जीके भी ढंग से नहीं पढ़ा है। सीधी बात है, जनरली जो बच्चे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे रीट की, तो इनमें जनरली राजस्थान का ही जीके ज्यादा मेन रहता है, तो विश्व का जीके हम क्यों पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक डाला गया है ना, वो एग्जामिनर ने बड़े सोच समझ के डाला, और इसने कहां से डाला, एनसीईआरटी से डाल दिया। कृषि थी, और इस कृषि के अंदर ही एक जगह नाम आता है इस चैप्टर के अंदर, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, इस चैप्टर में ही नाम है, ये देखना आप, है ना, ये नाम भी अलग से नहीं ढूंढा गया है कोई, इस चैप्टर में ही एक नाम आता है। मैं दिखा देता हूं आपको, औद्योगिक प्रदेश। तो इस औद्योगिक प्रदेश में, क्योंकि इस चैप्टर में विश्व की भी चर्चा की गई है, तो एग्जामिनर ने क्या किया, सिलेबस बनाते समय इस टॉपिक का नाम रख दिया विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। बाकी तो जब एग्जाम होगा, क्वेश्चन सामने आएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन पूर्णतः इस पे बहुत विश्लेषण करके, बहुत सोच समझ के ये टॉपिक आपको हमने एनसीईआरटी से करवाया है, और एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है इस टॉपिकों के लिए। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे, अगर आपको मेहनत सच्ची लगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहली बार तुक्के से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि हम कहां पढ़ रहे हैं, तो आप राजस्थान एग्जाम मंत्रा पर पढ़ रहे हैं। परिवार का सदस्य बने, सारे सेशन बिल्कुल निःशुल्क है, सारी पीडीएफ भी निःशुल्क है, और आप यहां पर अध्ययन कर सकते हैं पूरे रीट का सिलेबस, एसएसटी का, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, मनोविज्ञान, आईटी, शिक्षण विद्या, सब कुछ हम आपको करवा रहे हैं। और हमने लगभग 45 से 50% सिलेबस कवर कर लिया। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, देखें, जाके पीडीएफ डाउनलोड करें टेलीग्राम से। और आप सबको, आपके परिवार वालों को भी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। अभी के लिए इतना ही,